हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स करियर में मैं अश्विनी आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा में बचे हैं मात्र कुछ शेष थे। साथियों, ये समय है हम अपनी तैयारी को बूस्ट करें। साथियों, इस समय हम आपके लिए वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं जहाँ से आयोगों द्वारा बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथियों, आज का टॉपिक जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी डीपीएसपी। डीपीएसपी का फुल फॉर्म देखें अगर तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है। साथियों, अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य नीति डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। साथियों, अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के स्रोत की बात करें तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। साथियों, अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो ये राज्य द्वारा लागू किया जाता है, जिसमें न्यायपालिका का कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता। अर्थात राज्य द्वारा जो भी कानून बना दिया जाएगा वो उसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। साथियों, अब हम स्टेप बाय स्टेप अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 में जो भी वर्णित प्रावधान हैं हम उनको देख लेंगे, जहां से आप परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथियों, अगर बात हम अनुच्छेद 36 की करें तो अनुच्छेद 36 जो है इसमें प्रावधान है ये है कि यहाँ राज्य की परिभाषा को वर्णित किया गया है। अगर बात अनुच्छेद 37 की करें तो यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए जो भी प्रावधान दिए गए हैं उनको लागू करने का अधिकार या जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 37 में है। इसके बाद बात करें अगर हम अनुच्छेद 38 की तो अनुच्छेद 38 में ये वर्णित है कि एक राज्य लोक कल्याणकारी अभिवृद्धि या कानून जो है उसकी व्यवस्था कैसे राज्य बनाए, इसका वर्णन अनुच्छेद 38 में किया गया है। अगर बात अनुच्छेद 39 की करें तो अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति का तत्व बनाया गया है। कहने का तात्पर्य इससे ये है कि राज्य को नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जो हमारे लिए कल्याणकारी नीतियां या क्या कल्याणकारी नीतियां जो बनानी हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टर्स जो है या जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं वो अनुच्छेद 39 में दिए गए हैं। इसके बाद हम बात करें अनुच्छेद 40 की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है साथियों ये इसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है, अनुच्छेद 40। उसके बाद बात अनुच्छेद 41 की करें तो अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता के अधिकार के लिए बात की गई है। साथियों, यहाँ आप देख रहे हैं बात कह रहा है कि कुछ दशाओं में, तो ये वो कौन सी दशाएं हैं जिसमें सरकार काम और शिक्षा के लिए आम नागरिकों के हितों का प्रावधान करेगी। तो वो जो ये कुछ दशाएं हैं वो बेरोजगारी है, वो बुढ़ापा है, वो विकलांगता है, वो बीमारी है। यानी अगर बात हम इन दशाओं की करें तो ये बेरोजगारी है, ये बेरोजगारी है। उसके बाद बात करें तो बुढ़ापा है। इसके बाद बात करें तो विकलांगता है। विकलांगता के बाद अगर हम बात करें तो वो दशा जो है वो बीमारी। इन 4 दशाओं में राज्य जो है वो नागरिकों के लिए शिक्षा, काम तथा लोक सहायता से संबंधित प्रावधान बनाती है या बना सकती है। इसके बाद बात अनुच्छेद 39 की करें, अनुच्छेद 42 की करें तो ये न्याय संगत तथा मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता से संबंधित से तात्पर्य है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के लिए जो
न्यायोचित या उनके लिए मदद संबंधित प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 42 में दिए गए हैं। उसके बाद आप अगर अनुच्छेद 43 की बात करें तो कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी से तात्पर्य ये है कि जो मजदूरी वर्ग है उनके लिए सरकार उनकी एक दैनिक मजदूरी निश्चित करती है, जिसको लेकर के प्रावधान है वो अनुच्छेद 43 में दिया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 44 की बात करें तो ये समान आचार संहिता की बात करता है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर बात करें समान आचार संहिता की तो इससे करंट के भी क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों कि सबसे पहले समान आचार संहिता लागू करने वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे पहले जो है वो लागू करने वाला राज्य समान आचार संहिता का गोवा है। और अगर ये पूछे कि हाल ही में लागू करने वाला समान आचार संहिता कौन सा राज्य है तो वो उत्तराखंड है साथियों। इसके बाद अनुच्छेद 45 है। अनुच्छेद 45 जो है ये 6 से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक देखरेख एवं उनकी शिक्षा का उपबंध करता है। उसके बाद अनुच्छेद 46 की बात करें तो ये SC ST तथा कमज़ोर वर्ग के लिए शिक्षा तथा उनके अर्थ से तात्पर्य है कि कमाई या से संबंधित चीज़ों के लिए उपबंधों का वर्णन करता है साथियों। इसके बाद बात करें अनुच्छेद 47 की तो अनुच्छेद 47 जो है ये पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को उठाने तथा लोक कल्याणकारी तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने संबंधी उपबंधों का वर्णन करता है या प्रावधान है इसमें। उसके बाद अनुच्छेद 48 की बात करें साथियों, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित प्रावधान इसमें दिए गए हैं। इसके बाद बात की जाए अनुच्छेद 49 की तो अनुच्छेद 49 में ये बताया गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण से संबंधित प्रावधान से तात्पर्य ये है साथियों कि जैसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक, मान लीजिए कि कोई स्वतंत्रता सेनानी है, जैसे वल्लभ भाई पटेल हुए, अभी केवड़िया में उनकी मूर्ति बनी है, महात्मा गांधी जी हुए या भीमराव BR अम्बेडकर जी हुए, तो इनसे संबंधित जो प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं उनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है साथी। इन चीज़ों से संबंधित फिर कोई स्थान हुआ या कोई वस्तु हुई जो राष्ट्रीय महत्व की है, उनको संरक्षित करने से संबंधित प्रावधान जो हैं वो राज्य सरकारें या राज्य जो है वो अनुच्छेद 49 के तहत इस पर कानून बनाती है। इसके बाद बात करें अनुच्छेद 50 की तो अनुच्छेद 50 जो है ये कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है। ध्यान दीजिएगा साथियों, ये कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को पृथक्करण करता, मतलब इसको अलग अलग करता। उसके बाद बात अनुच्छेद 51 की करें साथियों, इम्पोर्टेंट है। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी प्रावधान जो हैं वो अनुच्छेद 51 से 51 में दिए गए हैं। ये तो चीज़ें जो हैं साथियों सीधे सीधे संविधान में दी गई थी, जो कि 36 से लेकर के 51 तक थी। साथियों जब कुछ समय बीता तो उसके बाद इसमें कुछ संशोधन भी हुए। कुछ संशोधन हुए तो 4 और आर्टिकल्स इसमें जोड़े गए हैं, जो कि पहले 3 आर्टिकल जो हैं जिसमें अनुच्छेद 39A, दूसरा अनुच्छेद 43A और तीसरा अनुच्छेद 45 की बात करें तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में के समय जोड़े गए थे। तो इसमें जो था वो अनुच्छेद 39A जो था उसमें ये जोड़ा गया कि गरीबों के लिए निःशुल्क, ध्यान दीजिएगा साथियों, गरीबों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान जो है वो 39A के तहत जोड़ दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 43A की बात करें तो यहाँ उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित प्रावधान
बनाया गया। उसके बाद आप देखेंगे अनुच्छेद 45 की बात करें तो अनुच्छेद 45 जो था उसकी जगह पर 21A जोड़ दिया गया और 21A में ये प्रावधान किया गया कि 6 से लेकर के 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। और ये नए संविधान के 86वें संशोधन द्वारा किया गया। 86वें संशोधन 2002 में ये प्रावधान जोड़ा गया। उसके बाद बात की जाए अनुच्छेद 48A की, तो अनुच्छेद 48A जो है ये साथियों पर्यावरण की रक्षा एवं उसमें सुधार संबंधी प्रावधानों को जोड़ करके ये चीज़ें मूल संविधान से अलग DPSP में जोड़ दी गई। साथियों इसमें सारे आर्टिकल्स वैसे तो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जैसे अनुच्छेद 40 हुआ, अनुच्छेद 44 हुआ, उसके बाद इधर आप देखेंगे 48 की बात करें, 50 और 51 की बात करें। उसके बाद जो ये संशोधन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा साथियों। ये चीज़ें आप देखेंगे निश्चित रूप से ये वो क्रीमी मैटर्स हैं जो कि एग्ज़ाम में सीधे प्रश्न के रूप में आपको मिलेंगे। साथियों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, हम हट जाते हैं। साथियों उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इन चीज़ों को आप रिवाइज कीजिए, यहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। साथियों कहते हैं कि जब लक्ष्य नज़दीक हो तो अपने कार्य की गति तीव्र कर देनी चाहिए ताकि हम लक्ष्य को ज़रूर पा सकें। साथियों हमारी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि अब की बार UPSSC 2022 पेट की परीक्षा में आप अच्छे मार्कों से पास हों ताकि 2023 में UPSSC द्वारा दी गई सारी वैकेंसियों में के लिए आप एलिजिबल हो सकें। साथियों आगे इसी प्रकार से वीडियो हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे, मुख्य इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको देते रहेंगे ताकि आपकी परीक्षा की अच्छी तैयारी हो सके। साथियों धन्यवाद।